हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको चिपको आंदोलन के पहला पार्ट है ये, ठीक है। तो पहले पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मंडल फाटा वन आंदोलन, ठीक है। मंडल फाटा वन आंदोलन जो कि आज़ादी के बाद उत्तराखंड का पहला वन आंदोलन भी रहेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, और बिल्कुल हम गहराई में जाके पढ़ेंगे और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन मंडल फाटा तक ये आंदोलन किस प्रकार से पहुंचता है, उसको हम पहले से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चिपको आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 18वीं शताब्दी में राजस्थान से हुई थी। राजस्थान के जोधपुर के खेजडली गांव से हुई थी। इस गांव का नाम खेजडली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। तो खेजड़ी जो वृक्ष है यहाँ वहाँ पर इसका काफ़ी महत्व है राजस्थान में। तो गांव का नाम क्या है, खेजडली। तो हुआ क्या था, यहाँ पे जोधपुर के जो राजा थे उस समय, तो उनके जो राजा थे उनको महल निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। और लकड़ी की आवश्यकता थी तो खेजड़ली में बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे। तो इस गांव को चुना गया कि यहाँ के पेड़ों को क्या होगा, काटा जाएगा। और इस घटना को हम इतिहास में खेजडली नरसंहार के नाम से भी जानते हैं। चिपको आंदोलन का अग्रदूत भी आप इसको कह सकते हैं, बिश्नोई आंदोलन आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत सारे नामों से हम इनको जानते हैं। तो राजा के सैनिक यहाँ गांव में जाते हैं, और गांव में जाते हैं तो यहाँ पे जब पेड़ों को काटने के लिए राजा के सैनिक आते हैं तो विरोध किया जाता है। और विरोध किसने किया था, अमृता देवी बिश्नोई ने, जो कि बिश्नोई समुदाय से थी। तो यहाँ पर इनकी हत्या कर दी, मतलब इनका सरकलम कर दिया जाता है, और इनकी 3 बेटियों को भी यहाँ पे मार दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे 363 बिश्नोई समुदाय के लोगों को कत्ल यहाँ पे हो जाता है। तो 363 लोग बिश्नोई समुदाय के जो लोग थे उनका यहाँ पे कत्ल कर दिया गया। तो इस आंदोलन को हम क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन का अग्रदूत कहा जाता है, या बिश्नोई आंदोलन कह सकते हैं आप इसको, या खेजडली नरसंहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बन सकता है। पहले तो चिपको आंदोलन का अग्रदूत, ये ठीक प्रश्न है यहाँ पे। इसीलिए हर वर्ष देखिए राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 सितंबर को। ये अच्छा प्रश्न हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप आसान से प्रश्न पेपर में गलत कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आसान प्रश्न पेपर में गलत नहीं होने चाहिए, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अगर कोई टफ प्रश्न है, अगर वो आपका सही हो जाता है तो आप बहुत आगे चले जाते हो फिर मेरिट में। तो एक बार आपने पढ़ लिया, याद ही तो करना, कोई इतना तो ज़्यादा है नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 11 सितंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। इसी के साथ हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन का अग्रदूत किसको कहा जाता है, बिश्नोई आंदोलन को कहा जाता है, जो 1730 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, अमृता देवी बिश्नोई ने। यहाँ तक कि सुंदरलाल बोगड़ा, सुंदरलाल बोगड़ा, ठीक है, ये भी इस आंदोलन से काफ़ी प्रेरित थे। तो सुंदरलाल बोगड़ा जी भी इस आंदोलन से काफ़ी प्रेरित थे। तो ये तो चिपको आंदोलन का क्या हो गया, अग्रदूत हो गया। इसके साथ साथ देखिए वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, गोविंद बल्लभ पंत ये तो अल्मोड़ा में। आसान प्रश्न है। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में। ये प्रश्न एक दो जगह मैंने एग्जाम में देखा था, यूपी के एग्जाम में। तो देखिए पुराने प्रश्न भी क्या हो जाते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है, तो नई दिल्ली में ये है। तो ये 5-6 संस्थान है जो वन से संबंधित है। अब हम चलते हैं उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस प्रकार से होती है, ठीक है। चिपको आंदोलन का जो क्षेत्र था दोस्तों, देखो कौन सा क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था। उस समय रुद्रप्रयाग और चमोली क्या थे, एक ही जिला हुआ करते थे, क्योंकि उस समय रुद्रप्रयाग का गठन नहीं हुआ था। जिस समय चिपको आंदोलन हुआ था तो उस समय चमोली जिला था, उस समय रुद्रप्रयाग जिले का गठन नहीं हुआ था। तो ये पूरा क्या था, ये एक था उस समय। रुद्रप्रयाग जिले की अगर हम बात करें तो कब बना, 1997 में बना। चमोली कब बन गया था, 1960 में बन गया था। 1960 में 3 जिलों का निर्माण हुआ था। देखिए, एक उत्तरकाशी के जो सीमांत जिले हैं, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 ऊपर के जो जिले हैं, ये कब बने थे, 1960 में बने थे। तो इस समय जो हम क्या पढ़ रहे हैं, चमोली को पढ़ रहे हैं। तो उस समय ये पूरा क्या था, चमोली था। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम पढ़ेंगे मंडल फाटा आंदोलन। चिपको आंदोलन से पहले मंडल फाटा वन आंदोलन। तो मंडल, ठीक है, चमोली में है। फाटा वर्तमान में कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तो उस समय तो दोनों क्या थे, चमोली के अंतर्गत ही आते थे। अब 20वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, 1973-74 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय जो उत्तराखंड में काफ़ी वन आंदोलन हुए, और इस समय क्या हुए, बहुत ज़्यादा वन आंदोलन हुए, और काफ़ी चर्चित रहा इस समय उत्तराखंड वन आंदोलनों के लिए। इस विषय में क्या हुआ, फिर लेखकों ने अलग अलग यहाँ पे मत भी देखने को मिले हैं, लेखकों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। देखिए चिपको आंदोलन को किस लेखक ने किस नज़रिए से देखा।
ठीक है। हर एक लेखक की अपनी विचारधारा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वंदना शिवा की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ से प्रश्न क्या है, ऐसा बन जाएगा डायरेक्ट एग्जाम में कि पुस्तक का नाम पूछ देगा। देखिए वंदना शिवा ने अपनी पुस्तक स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एवं डेवलपमेंट में इसे पारिस्थितिकी एवं नारीवादी आंदोलन माना है। तो इन्होंने ये कहा है, फेमिनिज्म की इन्होंने समझ को यहाँ पे शामिल किया और ये कहा कि किस प्रकार से नारियों के संघर्ष को अनदेखा किया गया। वंदना शिवा जी ने इस पुस्तक में क्या किस बात पे ध्यान दिया, उन्होंने ये कहा कि ये एक किस्म से जो ये आंदोलन था चिपको आंदोलन, इसमें महिलाओं का महत्व ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के संघर्ष को अनदेखा किया गया, पुरुषों को ही यहाँ पे आगे लेके आया गया है। तो पुस्तक का नाम बिल्कुल ध्यान रखना आप, अच्छा प्रश्न है। पुस्तक का नाम स्टेइंग अलाइव वुमेन इकोलॉजी एंड एवं डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखना। रामचंद्र गुहा जी ने कृषकों का नैतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में संघर्ष माना, जो चिपको आंदोलन पे लेखकों के विचार है। गुहा ने कृषकों पर नैतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में संघर्ष माना है इसको। अब वंदना शिवा ने क्या माना है, नारीवादी आंदोलन माना है। अगर मैं एक चीज बात करूं, यहाँ पे एक पुस्तक और है, ठीक है, शेखर पाठक जी की, शेखर पाठक, इस पुस्तक का नाम है हरी भरी उम्मीद। क्या नाम है, हरी भरी उम्मीद। तो ये पुस्तक एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो हरी भरी उम्मीद पुस्तक एक बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हरी भरी उम्मीद। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुजजास की। ये भी यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों। देखिए सारी चीज़ें कनेक्ट है आपस में, ऐसा नहीं कि हम चिपको आंदोलन पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट हम क्या पहुँच गए, रेणी गांव पहुँच गए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चिपको आंदोलन की कहानी है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो कंपनी है वो कंपनी जो पेड़ काटने के लिए आएगी, सबसे पहले कहाँ आएगी, मंडल में आएगी। मंडल के बाद वो फाटा जाएगी, फाटा के बाद वो फिर कहाँ जाएगी, रामपुर जाएगी, रामपुर के बाद वो फिर कहाँ जाएगी, रैणी गाँव जाएगी। तो 3-4 चरणों में है ये, ठीक है। तो मंडल, मंडल के बाद फाटा जाएगी, फाटा से फिर रामपुर, रामपुर से फिर रैणी गाँव। तो आज हम मंडल, फाटा, रामपुर को ही कवर करने वाले हैं। तो कुज्जास की अगर हम बात करें 1959 गठन कब हुआ है, 7 अप्रैल 1959 को गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष बलदेव सिंह आर्य जी थे। देखिए 1960 के आसपास जंगलात संबंधी कई आवाजें उठने लगी थी। तो 1959 में क्या होता है, कुज्जास का गठन होता है। आम जनता को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इसके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए सरकार ने उनको गंभीरता से नहीं लिया और इसका कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1959 को गठन हुआ है और जिसके अध्यक्ष कौन है, बलदेव सिंह आर्य। ये उस समय उत्तरकाशी के विधायक थे, उत्तरकाशी से विधायक थे, कौन, बलदेव सिंह आर्य जी। अब थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं। देखिए ये कुछ तिथियां लिखी है मैंने, इनको एक्सप्लेन करेंगे हम, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि 1960 से 70 के दशक में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिसके कारण ये मंडल फाटा वन आंदोलन हुआ, जिसके कारण हमें आगे हम देखेंगे रैणी गांव में चिपको आंदोलन एक बड़े स्तर पे वहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पे 1960 से 70 के बीच में थोड़ा सा अच्छे से समझना आप इस कहानी को, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और चिपको आंदोलन पे एक अच्छा प्रश्न है, देखिए चिपको आंदोलन एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन था, तो अहिंसक आंदोलन था। देखिए जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, तो प्रश्न कहीं से ही बन सकता है। देखिए चिपको आंदोलन पे ऐसा प्रश्न बन सकता है कि चिपको आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है या कौन सा कथन सही है। एक ऑप्शन दे दिया पहला कि चिपको आंदोलन क्या था, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। तो ये बिल्कुल गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था क्योंकि एक अहिंसक आंदोलन था। तो हम 1960 से 70 के बीच की जो घटनाएं उन पे थोड़ा सा भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से 1960 और 70 के बीच में जो घटनाएं हुई उसने क्या किया है, इस आंदोलन को जन्म दिया। तो 1960 से 70 के बीच में देखिए लीसा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे, अपनी हाई लेवल पे, मतलब लीसा की क्या हो रही थी, ब्लैक मार्केटिंग, और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। जंगलात विभाग क्या कर रहा था, जो लीसा है ये चुनिंदा कंपनियों को दे रहा था और कंपनी वाले लीसा लेकर क्या कर रहे थे, काले बाजार में इसको बेच रहे थे, यानी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। लीसा देखिए चीड़ के पेड़ से निकलता है दोस्तों, और इससे तारपीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चीड़ के पेड़ से क्या निकलता है, आपने देखा होगा चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, तो ये चीड़ के पेड़ से निकलता है और तारपीन का तेल बनाने में इस लीसा का उपयोग किया जाता है। चीड़ के पेड़ का वानस्पतिक नाम, बिल्कुल देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी बन रहे हैं एग्जाम में, वानस्पतिक नाम भी पूछे जा रहे हैं। जैसे चीड़ का क्या है, पाइनस पिनास्टर। ध्यान रखना, जैसे लोकल जो भी खाद्य खाद्य जैसे पेड़ से संबंधित हो गई, या लोकल जो जी ग्रामीण परिवेश की जो चीज़ें हो गई, ठीक है, कोदा झंगोरा, बहुत सारी चीज़ें अब देखिए संस्कृति से कनेक्ट किया जा रहा है एग्जाम को, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको कनेक्ट करते हुए चलनी है। तो चीड़ के पेड़ का क्या है नाम, वानस्पतिक नाम पाइनस पिनास्टर। तो 1960 से 70 के बीच में क्या हो रहा है, लीसा की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, साथ ही साथ
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो चीड़ से जब लीसा निकाला जाता था उस समय तो वसूला पद्धति का उपयोग होता था उस समय। कौन सी पद्धति का? वसूला पद्धति। हालांकि वर्तमान में तो बहुत सारी पद्धतियां आ गई है जिससे चीड़ के पेड़ों को अब कम नुकसान होता है, लेकिन उस समय चीड़ के पेड़ को काफी नुकसान हो रहा था इस पद्धति से जब लीसा निकाला जा रहा था। चीड़ के पेड़ खराब हो गए, चीड़ के पेड़ गिरने लग गए। इसके साथ साथ 1970 में क्या होता है, एक घटना घटित होती है। अलकनंदा नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। अलकनंदा नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आती है। लगभग 100 किलोमीटर रोड तक यहाँ पे जलमग्न हो जाती है। 6-7 लोहे के पुल टूट जाते हैं और लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अब पेड़ों की सुरक्षा किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो ये बाढ़ थी, चिपको आंदोलन को जन्म देने में भी इसका एक योगदान था। तो 1970 में जो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, इसका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है किसमें? चिपको आंदोलन को जन्म देने में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए गोपेश्वर प्रदर्शन 22 अक्टूबर 1971। देखिए दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल ने 22 अक्टूबर 1971 को गोपेश्वर में वन विभाग की नीतियों के विरोध में शांति कूच किया। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल 1964 में स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा हुई थी स्थापना। अब देखिए यहाँ पे आंदोलन के समय ये यहाँ पे कौन से नारे लगाए गए? वन जागे वनवासी जागे, आज हिमालय की ललकार, जंगलों पर गाँवों का अधिकार, इस प्रकार के नारे लगाए गए। लेकिन ये गोपेश्वर प्रदर्शन हुआ क्यों? इसके पीछे की थोड़ा सा कहानी हम सुन लेते हैं अच्छे से। देखिए जो DGSM है यानी कि दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ DGSM, ठीक है, शॉर्टकट में क्या DGSM, DGSM। देखिए ये क्या चाहता था? देखिए ये चाहता था, जो ये मंडल था ये क्या चाहता था कि जो जंगलों से प्राप्त कच्चा माल है, जैसे लीसाई हो गया, ठीक है, या लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी हो गई, इन पे पहला हक किसका हो? ग्रामीणों का हक हो। और गांव इस समय पूर्ण रूप से क्या थे? वनों पर निर्भर थे। जानवरों को चारा चराना है तो जंगल जाना पड़ता है, ठीक है। कृषि उपकरण हो गए, जैसे हल हो गई, कुदाल हो गई, ठीक है, कुदाल हो गई, खुरपी हो गई, ठीक है, खुरपी हो गई। तो ये सभी जो चीज़ें, सभी उपकरण जंगलों से जो प्राप्त लकड़ी के पेड़ से मिलते थे, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को अनदेखा किया, ठीक है। एक पेड़ है दोस्तों, अंगू का पेड़, अंगू का पेड़, और यहीं से कहानी शुरू होती है। इस अंगू के पेड़ की जो विशेषता है, इसकी विशेषता है हल्की लकड़ी। इसकी लकड़ी बहुत हल्की होती है लेकिन मजबूत भी होती है। इस पेड़ की जो लकड़ी है बहुत ही हल्की होती है और मजबूत होती है। इसी पेड़ की लकड़ी से गांव वाले कृषि उपकरण बनाते थे, जैसे जो भी है, अपने कुदाल हो गया, ठीक है, खुरपी हो गया, हल हो गया। तो अंगू के पेड़ से, अंगू के पेड़ का इस्तेमाल गांव के लोग अपने कृषि उपकरण बनाने में करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले इस पेड़ को एक कंपनी को बेच दिया और उस कंपनी का नाम था साइमन कंपनी, ठीक है, साइमन स्पोर्ट्स कंपनी। देखिए एक प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और उसका उत्तर साइमन कंपनी था। तो साइमन कंपनी था। तो साइमन कंपनी कैसी कंपनी थी? एक स्पोर्ट्स कंपनी थी, खेल का सामान बनाने वाली कंपनी थी, इलाहाबाद की कंपनी थी। तो साइमन कमीशन आ गया, सॉरी मुंह में, साइमन कंपनी को यहाँ पे क्या कर दिया गया? टेंडर दे दिया गया कि आप यहाँ जाइए। अंगू के पेड़ काटने का टेंडर किसको मिल गया? साइमन कंपनी को मिल गया। तो अंगू का पेड़ हल्की लकड़ी है, मजबूत लकड़ी है, स्पोर्ट्स का सामान बनाया जाता था, जैसे क्रिकेट के बैट हो गए, बल्ले हो गए, ठीक है, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट के स्टंप हो गए, ठीक है। तो सारी जो ये स्पोर्ट्स के सामान थे अंगू के पेड़ से बनाए जाते थे और कंपनी को टेंडर मिल गया। इस कंपनी का बिल्कुल आपको नाम याद रखना है, साइमन कंपनी, और ये स्पोर्ट्स की कंपनी थी। और अंगू की जो लकड़ी है नाम मात्र की कीमत पर क्या कर दिया गया? इलाहाबाद की साइमन कंपनी को दे दिया गया। और उन पेड़ों की हमेशा से हिफाजत करने वाले जो ग्रामीण थे उनको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। जो गांव के लोग थे, देखिए दोस्तों फर्क है, कंपनी ने तो क्या करना है, ऐसे केवल पैसा कमाना है। गांव के जो लोग थे ना, वो अगर पेड़ों का यूज भी कर रहे होंगे तो एक संतुलित इस्तेमाल करते थे। संतुलित इस्तेमाल मतलब हाँ, अपना भी काम चल जाए और पेड़ों को भी, जंगलों को भी नुकसान ना हो। लेकिन कंपनी क्या करेगी? पेड़ काटेगी धकाधक, और क्या करेगी? अपने खेल के सामान बनाएगी। तो संतुलित इस्तेमाल जो कर रहे थे गांव के लोग, उनको यहाँ से किनारे कर दिया गया। और साइमन कमीशन बार बार मुंह में आ रहा है, तो साइमन कंपनी को यहाँ पे क्या कर दिया गया? टेंडर दे दिया गया। अब ध्यान रखेंगे 27 मार्च 1973, 27 मार्च 1973 को अंगू के पेड़ों को काटने के लिए साइमन कंपनी गोपेसर पहुंच जाती है, ठीक है। अब गोपेसर पहुंच गई और चंडी प्रसाद भट्ट ने पेड़ों को अंगवाल्ठा लगाने की बात कही। हालांकि एक सामूहिक अभिव्यक्ति थी, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा फैक्ट है यहाँ पे। अंगवाल्ठा का मतलब गले लगाने की बात हुई, यानी कि चिपकने की बात करी किसने? चंडी प्रसाद भट्ट ने। और ये सामूहिक अभिव्यक्ति थी। आगे मैं कुछ 2-3 पुस्तकों के रेफरेंस लूंगा, उनका संदर्भ लूंगा, और आप सब ये यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा। क्योंकि देखिए चिपको का विचार किसने दिया? बच्चन ने। आपने पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा आपने,
कि चिपको का विचार किसने दिया? बचन सिंह ने दिया। इसको हम थोड़ा-सा अभी आगे देखेंगे जब वो टॉपिक आएगा बचन सिंह वाला, तो वहाँ पे मैं आपको एकदम ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे प्रश्न कैसा बन सकता है कि अंगू के पेड़ों को काटने के लिए साइमन कंपनी कब गोपेश्वर पहुँची? ठीक है, तो गोपेश्वर कब पहुँची? 27 मार्च 1973 को यहाँ पे गोपेश्वर पहुंच जाती है। गोपेश्वर से देखिए मंडल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कंपनी वाले, गोपेश्वर आते हैं, एक दो चक्कर मंडल जाते हैं, पेड़ों पर क्या करते हैं, छपान करते हैं कि कौन कौन से पेड़ काटने हैं, पेड़ों पे छपान होता है, कौन कौन से कटने हैं, और ऐसा करते करते लगभग 1 महीना हो जाता है। और 23 अप्रैल 1973 को देखिए आलम सिंह बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट एवं अन्य सदस्यों ने अंगू बचाओ साइमन भगाओ के पोस्टर गोपेश्वर में चिपकाए। इसके बाद सभी लोग फिर मंडल की ओर चले गए, क्योंकि कंपनी कहाँ आई थी, पहले गोपेश्वर आई, गोपेश्वर से उसको कहाँ जाना था, मंडल में मिला था ठेका। मंडल के बाद कहाँ मैंने आपको बताया, फाटा, फाटा के बाद रामपुर, रामपुर के बाद रैणी गाँव। तो यहाँ पे आलम सिंह बिष्ट और आनंद सिंह बिष्ट और अन्य सदस्यों ने क्या किया, अंगू बचाओ साइमन भगाओ के पोस्टर गोपेश्वर में चिपकाए, और उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, मंडल की ओर जाते हैं। अब है हमारा 24 अप्रैल 1973 मंडल फाटा वन आंदोलन, चमोली, रुद्रप्रयाग। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एक तो तिथि महत्वपूर्ण है और आज़ादी के बाद का पहला आंदोलन है हमारा। ठीक है, आज़ादी के बाद का क्या है, पहला आंदोलन है। बड़े नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दसोली ग्राम स्वराज्य संघ ने साइमन कंपनी द्वारा काटे जा रहे पेड़ों के विरोध में मंडल फाटा वन आंदोलन की शुरुआत करी, और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हरीश मैखुरी के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, हरीश मैखुरी के द्वारा किया गया। देखिए एक बैठक होती है कहाँ, 24 अप्रैल 1973 को एक बैठक होती है, और लगभग इस बैठक में 100 लोग थे, और जो उसमें मेन सदस्य थे देखिए आनंद सिंह बिष्ट हो गया, चंदी प्रसाद भट्ट हो गया, और अध्यक्षता किसने करी यहाँ पे, आलम सिंह बिष्ट ने। जो ये अध्यक्ष यहाँ पे जो खल्ला ग्राम के प्रधान आलम सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में बड़ी यहाँ पे बैठक होती है स्टेशन के पास। और यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ये अलग प्रश्न है, हरीश मैखुरी। आनंद सिंह बिष्ट ने यहाँ पे कहा कि पेड़ों के कटने पर मैं प्रतिरोध का प्रथम सत्याग्रही बनूंगा, और बच्चन लाल ने यहाँ पे चिपको का विचार दिया। देखिए चिपको का जो विचार है बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। और यहाँ से फिर साइमन कंपनी पेड़ों को काटे बिना वापस चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इस कंपनी क्या हो गई, वापस चले गई। हुआ क्या यहाँ पे देखिए, मंडल में जब यहाँ पे बैठक हुई, ये मंडल में जो बैठक हो रही है, इससे पहले हुआ क्या था, इससे पहले साइमन कमीशन को, जो साइमन कंपनी को 32 पेड़ काटने की वो मिली थी परमिशन, कहाँ, मंडल में, कि आप 32 पेड़ यहाँ पे क्या करेंगे, काटेंगे 32 पेड़, जिसमें से 10 पेड़ क्या थे, अंगू के पेड़ थे। जो डीजीएसएम है, दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, वो चाह रहा था कि कुछ पेड़ हमें भी दे दी जाए ताकि हम क्या करें, कृषि उपकरण भी बना सकें। लेकिन जंगलात विभाग नहीं माना, और यहाँ से फिर शुरुआत होती है मंडल फाटा वन आंदोलन की। ठीक है, तो 5 पेड़ डीजीएसएम ने बोला यार तुम्हारे पास 10 पेड़ हैं अंगूर के, 5 पेड़ हमें दे दीजिए ताकि जो गांव वाले हैं कृषि उपकरण बना सकें। अब कंपनी वाले क्या करते हैं, मंडल आते हैं, यहाँ पे सभा चल रही थी, देखिए सभा चल रही है, ठीक है, ये सभा चल रही है, समझो सभा चल रही है, 1 2 3, यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए, कंपनी वाले आए, कंपनी वालों ने देखा सभा चल रही है, उन्हें एहसास हुआ कि इतनी आसानी से तो यहाँ पे पेड़ नहीं काटे जा सकते। पेड़ों के करीब पहुंचने के बाद भी साइमन कंपनी को यहाँ से वापस जाना पड़ा। इस प्रकार ये चिपको की पहली जीत थी बिना चिपके ही। देखिए चिपको आंदोलन की पहली जीत थी बिना चिपके ही, अभी पेड़ों से चिपके नहीं थे, अभी केवल सभा चल रही थी। और साइमन जो कंपनी है, जंगलात विभाग और प्रदेश सरकार को यहाँ पे क्या हो गया, ग्रामीण शक्ति का यहाँ पे एक एहसास हुआ। अब जब सरकारों को लगा कि यहाँ पे तो पेड़ काटे नहीं दे रहे हैं, तो सरकार ने सूचना भेजी कि हम क्या है, डीजीएसएम यानी कि दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल को पेड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन अब जो डीजीएसएम है, दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल है, उसने 5 पेड़ की जो मांग करी थी वो 5 पेड़ लेने से भी मना कर दिया। इसके बाद जंगलात विभाग ने क्या किया, मंडल में तो पेड़ कट नहीं थे, तो उसके बाद फाटा रामपुर में अंगू के पेड़ काटने का टेंडर दे दिया, और इसके बाद अब कंपनी कहाँ जाएगी, फाटा रामपुर में जाएगी। अब थोड़ा सा मैं बोल रहा था चिपको का विचार, ठीक है। देखिए कौन सी पुस्तक, जो मैं आपसे पुस्तक बता रहा था ना अभी, क्या नाम है, हरी भरी उम्मीद, ठीक है, शेखर पाठक की जी। देखिए उन्होंने लिखा है, थोड़ा सा आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा चाहे, इसी बीच 27 मार्च 1973 को अंगू के पेड़ों के कटान के लिए इलाहाबाद की साइमन कंपनी वाले गोपेश्वर आए। यह सूचना मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट एक गुस्से भरी चेतना में कहने लगे कि उनसे कह दो कि अब हम उन्हें पेड़ नहीं काटने देंगे, जब उनके आरे पेड़ों पर चलेंगे हम पेड़ों पर अंगवाल्ठा डाल देंगे। हम पेड़ों पर क्या करेंगे, अंगवाल्ठा डाल देंगे, ध्यान से समझना चीज़ को, यानी कि पेड़ों पर चिपक जाएंगे। देखिए ऑथेंटिक बुक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रकार की किताबें पढ़ें, लेकिन इतना समय हो नहीं पाता, क्योंकि अगर चिपको आंदोलन पे एक किताब पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इस किताब को लगभग पूरा अध्ययन किया, और यहाँ से मैंने कुछ फैक्ट निकाल के लाए हैं, और जो कहानी है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी मैंने कहाँ से पढ़ी है, हरी भरी उम्मीद, जो शेखर पाठक की पुस्तक है। इस प्रकार क्या होता है,
उन पर पेड़ों पर चिपक जाएंगे। इस प्रकार पहले रोज की बातचीत में प्रतिशोध के तरीकों पर एक बहस होती गई। कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि लकड़ी से लदे ट्रकों के आगे लेट जाएंगे, कुछ का कहना था ये करेंगे वो करेंगे, पर ये दोनों तरीके मान्य नहीं हुए और चिपको की तकनीक उभर के आ गई। देखिए चिपको की तकनीक उभर के आ गई है कब कब? चंडी प्रसाद भट्ट की बात कर रहा हूं मैं। यद्यपि उक्त संबोधन चंडी प्रसाद भट्ट के मुख से निकला था, लेकिन यह क्या थी? एक सामूहिक अभिव्यक्ति थी। सामूहिक अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार के शब्द के आविष्कार के बाद सबको लगा कि यह उनके भाव व्यक्त कर रहा है। देखिए एक सैलानी जी हैं, सैलानी जी के गीतों में भी ये भाव आ चुका था। चिपको गीत का जनक, प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। चिपको गीत का जनक किसको कहा जाता है? घनश्याम सैलानी जी को कहा जाता है। लिखेंगे भी हम, लिखा हुआ है मैंने फैक्ट में आगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइन लिखी हुई है, दरअसल चिपको शब्द का जन्म और साइमन कंपनी का गोपेश्वर में आगमन एक ही दिन हुआ, लेकिन चिपको आंदोलन तो 22 अक्टूबर 1970 के गोपेश्वर प्रदर्शन के साथ ही जन्म ले चुका था। तो ध्यान रखेंगे चिपको आंदोलन 22 अक्टूबर 1971 के गोपेश्वर प्रदर्शन के साथ ही जन्म ले चुका था और चिपको शब्द का जन्म और साइमन कंपनी का गोपेश्वर में आगमन एक ही दिन हुआ। वहीं दूसरी पुस्तक की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों एक पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है मध्य हिमालय में वन आंदोलन का राजनीतिक विश्लेषण, और ये पुस्तक है नागेंद्र दत्त जी की। किसकी है? नागेंद्र दत्त जी की है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, देखिए वास्तव में चिपको शब्द का जो जनक है हरिजन नेता श्री बचन लाल है। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न बनाता है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर प्रश्न कहीं से घूम फिर के भी बनता है तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर सको, इसीलिए मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, दोनों किताबों का रेफरेंस लेते हुए चल रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हमारी सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। अब कहाँ जाएगी कंपनी? फाटा जाएगी। तो फाटा में देखिए 20 जून 1973 को फाटा में चिपको आंदोलन की पहली बैठक होती है। चंडी प्रसाद भट्ट, आनंद सिंह बिष्ट इसमें शामिल हुए। तो इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे भी पेड़ पूड़ नहीं कट पाते हैं, यहाँ पे भी फिर आंदोलन होते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्यामा देवी, इंदिरा देवी, जेठुली देवी, जयंती देवी, पार्वती देवी ने रामपुर में जुलूस निकाला था। श्यामा देवी का नाम बिल्कुल ध्यान रखना आप, यह नाम महत्वपूर्ण है। श्यामा देवी का नाम महत्वपूर्ण है। और महिलाओं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का यह पहला जुलूस था। महिलाओं के नेतृत्व में चिपको आंदोलन का पहला जुलूस था। कब? रामपुर में जब जुलूस निकाला गया। इस प्रकार महिलाओं का पहला प्रत्यक्ष स्पर्श चिपको को कहाँ मिला था? फाटा, रामपुर में मिला था। तो चिपको आंदोलन का पहला प्रत्यक्ष स्पर्श कहाँ मिला? फाटा, रामपुर में मिला। और श्यामा देवी यहाँ पे मेन रहेगी, किरदार जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। कौन? श्यामा देवी। एक मैंने आपको बताया था अभी घनश्याम रतुड़ी। तो घनश्याम रतुड़ी सैलानी ने चिपको गीत लिखा, चिपक जाओ पेड़ों पर, कटने मत दो वन संपदा, लूटने मत दो। तो ध्यान रखेंगे घनश्याम रतुड़ी का नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। और घनश्याम सैलानी ने ही पहली बार नशा विरोधी गीत सार्वजनिक रूप से गाए। और ये किस पुस्तक में? स्रोत हरी भरी उम्मीद, शेखर पाठक। देखिए शेखर पाठक जी ने बहुत अच्छे से इस किताब को लिखा है, हरी भरी उम्मीद। उन्होंने क्या किया है, देखिए जैसे चमोली में मान लीजिए क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, चमोली में कोई आंदोलन चल रहा है, चिपको आंदोलन चल रहा है, तो उसी समय उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया है कि उत्तरकाशी में क्या हो रहा है। उत्तरकाशी में उन्होंने कनेक्ट कर दिया उस चीज़ को कि उत्तरकाशी में इस समय क्या हो रहा है। उसी समय वो क्या करते हैं, पिथौरागढ़ से कनेक्ट करते हुए चलते हैं, उसी समय अल्मोड़ा से कनेक्ट करते हुए चलते हैं, उसी समय वो देहरादून से कनेक्ट करते हुए चलते हैं। यानी कि चमोली में 1973 में क्या हो रहा है, तो उसी समय उत्तरकाशी में भी उन्होंने घटना को वहाँ से कनेक्ट किया है, जोड़ा है उसको। तो इस पुस्तक को अगर पढ़ना चाहें, देखिए एक नॉलेज के लिए अगर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है हरी भरी उम्मीद, शेखर पाठक जी की। घनश्याम रतुड़ी सैलानी क्या है? एक समाजसेवी है, वृक्ष प्रेमी है, एक गीतकार है। घनश्याम रतुड़ी सैलानी जी को 1988 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में इन्होंने क्या किया था, भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अक्टूबर 1973 में सुंदरलाल बोगना जी और उनके साथियों ने उत्तराखंड की 120 दिन की यात्रा शुरू करी, जो फरवरी 1974 में समाप्त हुई। और सुंदरलाल बोगना जी ने इस पे किताब भी लिखी है, उत्तराखंड में 120 दिन की यात्रा। तो ध्यान रखेंगे प्रश्न बन जाते हैं कहीं से भी। तो सुंदरलाल बोगना जी ने उत्तराखंड में 120 दिन की यात्रा करी और इसी पे उन्होंने एक किताब भी लिख दी, उत्तराखंड में 120 दिन की यात्रा। उत्तराखंड में 120 दिन, कुछ इस तरीके से किताब है। तो ये सभी फैक्ट आप लिख देना और अगला वीडियो लेके आऊँगा। समय थोड़ा कम मिल पाता है दोस्तों, अभी इसमें अगला वीडियो चिपको आंदोलन पे हो सकता है 4-5 दिन, अगले संडे तक आ जाएगा। तो वहाँ पे हम रैणी गाँव को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ पुस्तकों के नाम भी होंगे, सभी चीज़ें होंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें।